306 एमपी बीजेपी जीत गई 2019 में और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं, वो इसी शाम में से गया था। मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की तो हम काहे के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते हैं उस तरह बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? पक्ष की एकता को अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए। अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब, कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेकुलरिज्म के नाम पर मारे हैं? मगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये चारों का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान। 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होकर पड़ा है। और पूरे माबाकी सीट पर बीजेपी जीत गई तो उनको क्या बोलेंगे? उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सवाल ये है कि आप एक मुसलमान नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब आप बीजेपी को नहीं हरा पाते तो आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। 306 एमपी बीजेपी जीत गई 2019 में और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं, वो इसी शाम में से गया था। मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की तो हम काहे के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते हैं उस तरह बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। आप तैयार हो जाइए, अब खामोश नहीं बैठे। विपक्षी एकता बागवानी उजाड़ने में लगा है। तेजस्वी यादव आपकी बागवानी उजाड़ने में लगा है। कौन? आपने सजाया था तेजस्वी यादव। हाँ, ये तो दौलत के बलबूते पर उन्होंने हमारे 4 MLAs को खरीद लिया। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो ये तमाम सेकुलर पार्टी के लोग इतना पुकार रहे हैं कि लोकतंत्र का मर्डर हो गया। अब यहाँ पर जो 4 MLA तुमने खरीद लिए दौलत के बलबूते पर, तो ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं हुआ? यानी तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की है और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अख्तरुल ईमान एक नेता बन के उभर रहा है बिहार में, तो तुम उसको रोकना चाहते हैं। जो सीमांचल की जनता और बिहार की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारा देख लिए खेल, तुमने पैसा देकर उनको खरीद लिया। अब बताओ कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बड़े दावे करते हैं आप, भाई आप में और मोदी में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। जो मोदी ने महाराष्ट्र में किया आपने बिहार में किया, तो आप दोनों की तो राम और श्याम की जोड़ी है। विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेंगे, जो देश भर में कोशिश चल रही है? कई विपक्ष की एकता को अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए। अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब, कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेकुलरिज्म के नाम पर मारे हैं? कभी वो भी तो देख लीजिए। नीतीश, केसीआर, ममता, इनमें से किसकी पहल आपको ठीक लग रही है? देखिए, केसीआर ने तेलंगाना में काम किया। केसीआर ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसी हद तक उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, मगर देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक ज़माने में सबसे ज़्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे। आज तेलंगाना में सबसे सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का। लाखों एकड़ ज़मीन को उसने पानी लेकर आया, तो उसने काम किया। उसके पास एक विजन है केसीआर के पास। अब नहीं मालूम उस विजन को कहाँ तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे हमको नहीं अखिलेश मालूम। ममता तो अलग हो गए, उन्होंने अलग हाँ सोचा। नहीं, अब यही तो अब देखिए क्या होता है। हम इस बारे में क्या बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? आप किनके साथ? हम समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मंजिल मकसूद को पहुँचेंगे। सर, विधानसभा चुनाव के बाद सीमांचल आए हैं, फिर कब आएंगे? रमजान के बाद आएंगे। रमज़ान के बाद आएंगे। हम नहीं आए इसलिए थे क्योंकि ये जो 4 बेईमान थे, जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर। इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा इस बार आप तेजस्वी नीतीश पर नहीं, हमला हम कर रहे हैं। सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल इस रहे बार हैं। ज्यादा हमला आपका नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल से सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी। मगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये चारों का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान। 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होके पड़ा है। अब उनको कोई पूछता भी नहीं है इन बेचारों को। पैसे दिए गए थे इनको, कुछ खबर मिली? नहीं, इनको तो बहुत मलाई दी गई थी, हम तो सुने। मले लालच दिया गया, दौलत है ना, सत्ता में है। धन्यवाद। बस।